कोई बात नहीं, चलो ठीक है बच्चों। आज आप लोग का चैप्टर क्या है? मनी है, मुद्रा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है, क्योंकि यहाँ सारे बच्चे जो बैठे हुए हैं लगभग सभी लोग हैं, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए क्या कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और हर काम आदमी पैसे कमाने के लिए कर रहा है। हमारी में सब क्या चाहते हैं, सब फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं, वित्तीय रूप से क्या होना चाहते हैं, मजबूत होना चाहते हैं, यानी खूब पैसा कमाना चाहते हैं। ठीक है, और पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक गिर रहा है सरकार। चलते हैं आप समझते हैं। तो जैसे सबसे पहली बात होती है कि मुद्रा क्या होती है। मुद्रा क्या होती है, जैसा आप सब जानते हैं, इसको तो सभी बच्चे जानते हैं। कोई बोलेगा पैसा होता है, कोई बोलेगा रुपया होता है, यही होता है ना। लेकिन देखिए, अब जो यानी जब भी आप मार्केट में कोई भी सामान या कोई भी सेवाएं लेने जाते हैं, तो उस वक्त आपको क्या करना होता है। अगर आपको पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, कोई भी कॉपी चाहिए, किताब चाहिए या कोई भी सर्विसेज चाहिए, तो आप क्या करते हैं, उस सेवा के बदले में आप उसको भुगतान करते हैं किसमें, रुपए के रूप में। जैसे भारत का जो क्या है, भारतीय जो करेंसी जो है वो क्या है, रुपया है। ठीक, तो आप रुपए के रूप में क्या करते हैं, उसको भुगतान कर रहे हैं। ठीक, तो जब भी हम कोई सामान लेते हैं, लेकिन जब आपको कोई सामान लेना है तो उसके बदले कुछ देना पड़ता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लेन देन। ठीक है, तो आज की टाइम में आपको कोई भी वस्तु या कोई सेवाएं लेनी है तो उसके बदले में आपको उसका भुगतान करना होता है। वो भुगतान किसके माध्यम से होता है, मुद्रा के माध्यम से होता है। ठीक है, तो जनरल सी भाषा में मुद्रा क्या है बच्चों, मुद्रा कोई भी वस्तु हो सकती है। ठीक है, एनी कमोडिटी क्या है, यानी कोई भी वस्तु मुद्रा कहलाती है। बस उसका काम क्या होना चाहिए, वो सामान्य रूप से क्या करना चाहिए, विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यानी मनी क्या है, मनी कोई भी कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब जो वस्तु होता है, या हम यहाँ पे सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी मुद्रा क्या है, कोई भी वस्तु है या कोई व्यवस्था बोल सकते हो या प्रणाली बोल सकते हो। ठीक है, जो क्या करती है, जो सामान्य रूप से, ठीक है, जनरली एक्सेप्ट की जाती है। ठीक है, एक्सेप्टेड एज अ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन या इकोनॉमिक एक्सचेंज भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इकोनॉमिक एक्सचेंज। ये एक्सचेंज होता है, इसी को ट्रांजैक्शन का नाम देते हैं। ठीक है बच्चे, ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया लेन देन। ठीक है, तो कहने का मतलब मुद्रा क्या है, मुद्रा कोई भी वस्तु या कोई भी व्यवस्था जो क्या की जाती है, सामान्य रूप से स्वीकार की जा रही है। किस चीज के लिए, जो अर्थव्यवस्था में जितने भी आर्थिक लेन देन होते हैं उनके लिए समान रूप से स्वीकार की जा रही है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मुद्रा बोलते हैं। तो मुद्रा क्या है, मुद्रा कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी व्यवस्था हो सकती है जो क्या हो, सामान्य रूप से वहां की जनता क्या कर सके, देश में जो भी आर्थिक लेन देन होते हैं। आर्थिक लेन देन का अर्थ होता है, जैसे आपको अपनी आवश्यकताएं हैं, आपको खाना पीना या आपको कोई पढ़ना है, आप मेरे पास पढ़ने के लिए आए हैं, कहीं आपको अगर भूख लगेगी, आप किसी होटल में जाके खा रहे हैं या आटा दाल चावल खरीद के ला रहे हैं, तो आपकी आवश्यकता है। तो जब आप उन्हें लेने जा रहे हैं तो उसके बदले में आप उसको भुगतान कर रहे होते हैं। ठीक है, ये सब आर्थिक लेन देन बोलते हैं। ठीक, तो जो भी आर्थिक लेन देन एक देश में होते हैं, ठीक है, और पता है इस देश में अनगिनत, हम सुबह से शाम तक बहुत सारे आर्थिक लेन देन करते हैं। हम अगर सुबह उठते हैं, चाय पीने जा रहे हैं, तो चाय एक अगर हमें उस चाय पत्ती खरीद रहे हैं, वो आर्थिक लेन देन है। ठीक है, आप साबुन खरीद के ला रहे हैं, वो आर्थिक लेन देन, कपड़े खरीद रहे हैं, वो आर्थिक लेन देन, अनाज खरीद रहे हैं, आर्थिक लेन देन है, पढ़ने जा रहे हैं, आर्थिक लेन देन है। अगर आप स्कूल में क्या जा रहे हैं, बसों की सहायता से, गाड़ियों की सहायता से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहायता जा रहे हैं, वो भी आर्थिक क्रिया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो जब ये सारी जो आर्थिक क्रियाएं हैं, यानी मनुष्य के जीवन यापन के लिए, एक देश को चलाने के लिए जो सारी चीजें जरूरी है, उन सब में क्या होता है, उन सब के लिए क्या करें, एज अ मीडियम यानी माध्यम के रूप में काम करे जो चीज, यानी जिसकी सहायता से ये सारी क्रियाएं संभव हो पाए, वो क्या कहलाती है बच्चों, मुद्रा कहलाती है। तो जनरली मनी क्या है, मनी इज एनी कमोडिटी व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेड बाय पीपल्स एज अ इकोनॉमिक एक्सचेंज। यानी मुद्रा क्या है, मुद्रा कोई भी वस्तु या व्यवस्था है जो एक देश की जनता के द्वारा सामान्य रूप से आर्थिक लेन देन के रूप में स्वीकार की जाती है।
या आर्थिक लेन देनों के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है। अर्थात कि इसकी सहायता से, यानी जो मनी जो है, ये पैसा जो है, इसकी सहायता से आपको चीजें मिल जाए, इसीलिए तो आप इसके पीछे भाग रहे हो, आप इसीलिए तो नौकरी करना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि भैया पैसा कमाया जाए खूब। क्यों कमाया जाए? क्योंकि आपको पता है पैसा होगा तो चीजें मिल जाएंगी, मार्केट में खरीद लोगे। यही तो काम कर रही है मुद्रा, तभी तो इसके पीछे भाग रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मुद्रा पैसे के पीछे भागता नहीं भागता। आज आपका पैसा है, खरीद लोगे, गाड़ी खरीद लोगे, सुविधाएं खरीद लोगे, तमाम सुविधाएं आपको मिल सकती है। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो वही तो बोला जा रहा है मुद्रा क्या है। मुद्रा वो है कि जो इंसानों को जरूरत होती है, जरूरत के लिए जो सामान खरीद रहे हैं, सुविधाएं ले रहे हैं, यानी वो आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्सचेंज, उसके लिए क्या की जाती हो, समान रूप से स्वीकार की जाती है। मतलब इस पैसे से ये वाले काम हो जा रहे हैं, आपके आराम से हो जा रहे हैं, बिना किसी रोक टोक। आपके पैसा है, जाइए सुविधा ले लीजिए, कोई नहीं मना करता, पैसा दीजिए तुरंत काम कर देगा, है ना। आपकी मम्मी बोलती बेटा झाड़ू लगा दे, ना जी हम ना कर रहे। मम्मी बोलती 50 रुपए ले लियो, बच्ची झाड़ू क्या एकदम क्या करेगी, पोछा मार मार के रगड़ के फर्श घिस देगी। बोले कि 50 रुपया मिल जाए, रुपया का खेल है यहाँ पे। समझ आ रहा है आप लोग को? कोई आदमी आपका काम नहीं कर रहा, उसकी कीमत बढ़ा दीजिए, उसको बोलिए 100 ले रहा था तू 200 ले ले, अगला के काम करने लग जाएगा, आपका सारा काम छोड़ के करने लग जाएगा आपका। ये जो पैसा जो है बच्चे, ये खेल है, पैसा बहुत ही क्या है, बहुत ही खतरनाक चीज है। समझ गए बच्चे मनी क्या होती है? तो ये बात तो समझ आ गई। वर्तमान में आप जितने भी नोट, जैसे हम भारत में रहते हैं, जितने भी नोट वगैरह हम यूज करते हैं, ये सारा इसका उदाहरण है, मुद्रा का उदाहरण है। ठीक है, अब चलिए अब ये सोचिए अब कि मान लीजिए आप क्या लगता है कि मुद्रा की उत्पत्ति कब हुई होगी? यानी आखिर ये जो मुद्रा जो है, यानी एक जो व्यवस्था या एक जो वस्तु जो है, ये कब आई होगी? यानी आपको पता है, जानते हो आप लोग, मैं आपको बताता हूँ, लगभग 2000 BC बोलते हैं ना, यानी 2000 ईसा पूर्व। ठीक है, यानी याद रखिएगा लगभग 2000 ईसा पूर्व मुद्रा की उत्पत्ति हुई। क्यों हुई थी? हाँ BC। ठीक है, तो क्या था बच्चों इसके अंदर कि 2000 ईसा पूर्व से पहले अगर क्या हुआ था, मुद्रा की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। क्यों हुई थी? कि क्या था कि जब सोचिए अब 2000 ईसा पूर्व से पहले अगर बात करें, यानी जब मुद्रा की उत्पत्ति हो रही है, तो उससे पहले अगर जितने भी आर्थिक लेन देन है, ये जो लेन देन जो हो रहे हैं, इकोनॉमिक एक्सचेंज जो हो रहे हैं, वो कैसे होते होंगे? समझ आ रहा है आपको? यानी किसी को कोई सामान की जरूरत पड़ती है, उस वक्त तो मुद्रा, आज आपके पास पैसा है, कोई भी जरूरत पड़ती है, आप मार्केट में जाते हैं, सामान लेते हैं, पैसा दे देते हैं, आज तो आपको मिल रहा है। लेकिन जब वो पैसा क्या था बच्चों, जब वो पैसा ही नहीं था, वो मुद्रा ही नहीं थे, तो तब कैसे लेन देन होते होंगे? तो पुराने जमाने में आप पता है कैसे लेन देन होता है? 2000 यानी जब मुद्रा की उत्पत्ति हो रही है, उससे पहले जो लेन देन होता था वो क्या होता था, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता था। ठीक है, यानी गुड्स के बदले में गुड्स का, कमोडिटी। लेकिन इसकी ये शर्त थी कि जैसे एक व्यक्ति है, मान लेते हैं एक व्यक्ति है, एक का नाम है रामकेश और एक का नाम है गणेश। ठीक है, इसके पास क्या है बच्चों, इसके पास गेहूं है और इसके पास चावल है। ठीक है, तो ये जो गेहूं है, ठीक है, अब क्या होता था, ये क्या करता था, इसको चावल की जरूरत है तो ये चावल इससे ले लेता था, और इसको गेहूं चाहिए, ये गेहूं इसको दे देता है। तो समझ आ रहा है, ये दे रहा है चावल, ये दे रहा है गेहूं। ठीक है, तो एक वस्तु इसने दी, एक वस्तु इसने दी, तो आपस में हो गया लेन देन। क्या हुआ, इसने लिया चावल तो क्या दिया, गेहूं, लेन देन हो गया ना। तो इसी को बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। विनिमय का मतलब लेन देन होता है। ठीक है, विनिमय का मतलब क्या होता है बच्चों, लेन देन। किसी को एक्सचेंज बोलते हैं, हिंदी में विनिमय को एक्सचेंज बोला जाता है। एक्सचेंज मतलब लेन देन। ये क्या कर रहा है, चावल ले रहा है तो ये गेहूं दे रहा है, हो गया एक्सचेंज।
तो पुराने जमाने में क्या होता था बच्चों, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता था। लेकिन इसकी क्या थी, अब सुनिएगा मुद्रा क्यों उत्पन्न हो रही है, इसकी क्या थी, इसकी समस्या थी कि भाई अगर मान लो इस गेहूं वाले को चावल चाहिए, इसे तो चावल चाहिए, लेकिन ये जो चावल वाला है क्योंकि इसको इतना चढ़ा दिया गया, बिहार के लोगों को बोला भाई चावल है चावल है चावल है करके इतना चढ़ा दिया गया, ये पगला गया, बोला हम ना खा रहे, गुस्सा आ गया, बोला हम नहीं खाएंगे गेहूं, अब हम चावल ही खाएंगे। समझ पा रहे आप लोग? तो अब ये बोला हमें ना चाहिए गेहूं, तो क्या लेन देन हो पाएगा? ये लेन देन तभी संभव है कि इसको, ये जो राम केस है, इसको क्या चाहिए, चावल चाहिए, और ये जो गणेश जो है इसको क्या चाहिए, इसको गेहूं चाहिए। यानी इन दोनों को एक दूसरे के समान की क्या होनी चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए, तभी संभव है क्या, ये वाला लेन देन, वस्तु विनिमय प्रणाली। समझ पा रहे आप लोग? यानी पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, कुछ वस्तु कोई, मैंने गेहूं का उदाहरण लिया है, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए ये दर्जी है और ये किसान है, तो दर्जी क्या करता है, इसको कपड़ा सिल के दे देगा किसान को, और ये क्या करेगा, ये इसे चावल दे देगा जो भी इसके पास अनाज है। समझ पा रहे आप लोग? या ये क्या करता है, इसका घर बन, ये मजदूर आदमी है, इसका घर बनवा देगा, तो घर बनवाएगा तो जब इसको उसके बदले में पे करेगा, सेवा के बदले, तो इसको आटा दाल चावल गेहूं दे देगा। समझ पा रहे आप लोग? तो पहले जब मुद्रा नहीं आई है, ऐसे ही लेन देन होते थे, वस्तु के बदले वस्तु, या एक सेवा के बदले कोई सामान दे दो, या एक सेवा के बदले तूने मेरे मम्मी पापा का पांव दबाया, मैं तेरे मम्मी पापा का पांव दबा दूंगा, है ना? अपने मम्मी पापा का नहीं दबाऊंगा, बेइज्जती हो जाएगी, दूसरे का कर सकता हूं, लेकिन अपने मम्मी पापा का नहीं करूंगा। समझिएगा, आजकल के बच्चे ऐसे ही है ना, देखिएगा। तो समझ पा रहे बच्चों आप? तो जब मुद्रा की उत्पत्ति नहीं हुई है तो उस वक्त एक सिस्टम चल रहा है, यानी एक कमोडिटी के बदले दूसरी कमोडिटी, यानी कमोडिटी एक्सचेंज हो रही है। तो उस वक्त जब मुद्रा की उत्पत्ति नहीं हुई है तो उस वक्त अर्थव्यवस्था में यही सिस्टम चलता था, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम बोलते हैं। समझ आ रहा है? अब देखिए ये था, और इसको एक और सी इकोनॉमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वस्तु सिस्टम भी बोलते हैं, और जिस अर्थव्यवस्था में सिस्टम चल रहा है उसको सी इकोनॉमी भी बोलते हैं। वस्तु अर्थव्यवस्था का नाम भी दिया जाता है। तो जब मुद्रा की उत्पत्ति नहीं हुई है तो सभी अर्थव्यवस्थाएं क्या थी, वस्तु अर्थव्यवस्था थी, और उस वक्त जो एक्सचेंज के जो सिस्टम चल रहे थे, जो लेन देन के जो सिस्टम चल रहे थे, वो कौन थे, वस्तु विनिमय प्रणाली, अर्थात वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता था। समझ आ रहा है आपको? एक वस्तु ये दे रहा है, एक वस्तु ये दे रहा है, इस तरीके से लेन देन होता है। ठीक है? और क्या होता था, जब आप खुद सोचिए, आज पैसा है लेकिन पैसा जब नहीं था, यानी कि उस दौरान कम्युनिटी इकोनॉमी में बात कर रहा हूं मैं, उस वक्त अगर जैसे आज आपको पैसा रखना होता है तो मम्मी क्या करती है, दाल के डब्बे में भी दुबका दुबका के रख देती है, तकिए के नीचे दुबका के रख देती है ना? बैंक में जमा करवा देते हो आप बहुत सारा पैसा। आपने देखा है वर्तमान में ममता बनर्जी की सरकार, ऐसे तमाम नेता हैं जो भ्रष्टाचार किया उन्होंने, और अपने पास क्या किया है, काले धन के रूप में बहुत पैसा रखा हुआ है। तो अभी आपने देखा रिसेंटली है, ममता बनर्जी सरकार में एक महिला कोई मंत्री थी, इनके पास लगभग बहुत मतलब पता नहीं 20,000 करोड़ की कितना रुपया मिला है, यानी इसको मशीनों से गिनने में लगभग 8 घंटे लग गए, लगभग 8 से 10 घंटे लग गए मशीन से गिनने, वो भी 2-2 हजार के नोट, इतना पैसा उन्होंने भ्रष्टाचार। तो इतने पैसे को रखने के लिए उसके पास व्यवस्था है, आज तो रख पाया, लेकिन उतनी वैल्यू का सामान अगर आपसे बोल दिया जाए कि अब ये नोट नहीं है, नोट की जगह इसके पास क्या होगा, नोट के रूप में वस्तुएं होंगी, तो 20,000 करोड़ रुपए का सामान रखना इतना आसान है?
बहुत मुश्किल है बच्चों। आप गांव में जाएंगे, लोग क्या करते हैं, आटा दाल चावल गेहूं ये सब क्या करते हैं, गेहूं स्टोर करते हैं। तो आपने देखा उसका भंडार गृह होता है, कितना क्या करना। आपने गांव में देखा होगा कि जब फसल कट के आती है तो भूसे के क्या करते हैं, भूसे का एक घर होता है, उसी के अंदर वो बोरी का बोरी बांध के सब सही से रख रहे होते हैं। अब उसमें समस्या क्या आती है बच्चों, को खराब भी हो सकता है, तमाम दिक्कतें हो सकती है। लेकिन पुराने जमाने में अगर धन के रूप में आपको बस स्टोर करना है, संचय करना है अगर धन का, और पुराने जमाने में धन के रूप में वस्तु ही होती थी, तो अगर उसका संचय करना है तो यानी रिजर्व करना है, आपको स्टोर करना है उसको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी अनाज वगैरह को, उसी वस्तु को रखना पड़ेगा। एक वस्तु को बहुत अधिक मात्रा में सही तरीके से रखना बड़ा ही क्या होता है, कठिन होता है, उसमें खराब होने की संभावना रहती है। लेकिन उस वक्त लोग ऐसे ही करते थे, यही रख पाते थे। तो आपको समझ आ रहा है आप लोगों को? yes, तो और क्या दिक्कत हो सकती है कि अब देखिए, एक तो आपको बात समझ आ रही है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में एक दूसरे की सामान की जरूरत भी होनी चाहिए और उसको स्टोर करना कठिन है, और उसको क्या करना है बच्चों, उसको उसकी जो क्या बोलते हैं कॉमन यूनिट वैल्यू जो है उसका भी क्या पाया जा रहा है, उसका भी कमी पाया जा रहा है। यानी आज अगर हम आज कोई भी लेन देन करते हैं तो उसकी कीमत होती है, इस पेन की कीमत 30 रुपए है, हर आपके पास जो सामान है उनकी कीमत लगाई जा सकती है और बता सकते हैं इतने का करता। तो सबका मूल्यांकन रुपए में किया जा रहा है, यानी एक मुद्रा में किया जा रहा है। लेकिन जब क्या था, जब मुद्राएं नहीं थी तो उस वक्त कैसे होता होगा, तो उस वक्त हम किसी भी वस्तु का मूल्यांकन एक कॉमन यूनिट में नहीं करते थे, एक व्यक्ति के लिए एक ही सामान अलग अलग मूल्य का होता था, उसका मूल्यांकन है, उसको नोट करें। अगर मान लीजिए मैंने क्या किए, 4 बोरी क्या किए गेहूं किसी को दिया और 2 गधा खरीद लिए, तो मैंने 4 बोरी की कीमत मैं लिखूंगा 2 गधा के बराबर है। और वही 10 बोरी क्या हुआ, अगर मैं गेहूं किसी को दे रहा हूं और 1 घोड़ा ले लिया, तो अब 10 बोरी गेहूं की कीमत क्या हो जाएगी, 1 घोड़ा हो जाएगी। तो वस्तु क्या इसमें कॉमन यूनिट तो हो ही नहीं रही, यानी इधर गधा से कंपैरिजन कर दिया, इसे घोड़ा से कम कर दिया, कहीं बकरी से कर देंगे, कहीं खच्चर से कर देंगे, है ना, कहीं हलवा से कर देंगे, कहीं ढलवा से कर देंगे, और कहीं किससे कर देंगे। तो कहने का मतलब जब भी कोई लेन देन हो रहा है तो उसका मूल्य का एक समान इकाई नहीं है। जैसे आज हर चीज रुपए में व्यक्त होती है, उस वक्त ऐसा नहीं था, और जब ऐसा नहीं था तो कोई नोट कैसे कर पाएगा भाई, समझ आ रहा आपको? आज तो आप हिसाब बनाते हो तो आटा दाल चावल सब्जी पालक धनिया 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए 20 रुपए हो गया 100 रुपए। लेकिन पहले कैसे बनाया जाए भाई, 4 धनिया बराबर 2 गधा बकरी मच्छर कछुआ, यही सब लग रहा है उसका वैल्यू। समझ पा रहे आप लोग? यानी मूल्यांकन करने के लिए एक कॉमन यूनिट वैल्यू नहीं थी, और जब कॉमन यूनिट वैल्यू नहीं होगी तो इसका मतलब है उसका लेखांकन करना कठिन हो जाएगा। इसलिए उस समय जब अकाउंटिंग जो होती थी वो बड़ी कठिन थी, इसलिए ज्यादा अच्छे से अकाउंटिंग नहीं हो पाती थी, इवन नहीं थी। समझ आ रहा आप लोग? तो आप सुनिएगा, आपको पहला कॉन्सेप्ट है कि बार्टर एक्सचेंज सिस्टम क्या होता है, ये समझ आ रहा है। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम क्या है, एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें क्या किया जाता है, गुड्स के बदले गुड्स का ट्रांजैक्शन किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, यानी वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। समझ आ रहा है आपको? फिर क्या था कि वस्तु विनिमय प्रणाली पहले चलती थी, और मुद्रा की उत्पत्ति क्यों हुई, इसके पीछे कारण था क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ क्या पाई गई, लिमिटेशन पाई गई, सीमाएं पाई गई, कमियां पाई गई, कठिनाई पाई गई। तो वो कठिनाई क्या है, तो सबसे पहला मैंने आपको पॉइंट आपको बताया बच्चों, पहला है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट, ठीक है, इंसिडेंट ऑफ ह्यूमन वॉट। यानी पहली कठिनाई क्या है इसके अंदर कि पहली बात कि वस्तु विनिमय प्रणाली में एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना, यानी 2 ऐसे व्यक्तियों को ढूंढना जिनको एक दूसरे की सामान की क्या हो, जरूरत हो, तभी ये लेन देन संभव, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि यहाँ गेहूं और चावल, ये अलग व्यक्ति है, ये रामकेश है और ये गणेश। तो रामकेश को किसकी जरूरत हो बच्चों, चावल की जरूरत हो, और गणेश को किसकी जरूरत हो, गेहूं की जरूरत हो, तभी ये आपस में एक्सचेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और
तौर पर आपको बोलता हूँ, किसी के पास वीवो का फोन है, ठीक है, और किसी के पास क्या है, माइक्रोमैक्स का फोन है। अब ऐसे दो व्यक्तियों को ढूंढना जिसको वीवो यानी माइक्रोमैक्स वाले को वीवो का फोन चाहिए और वीवो वालों को माइक्रोमैक्स का फोन चाहिए, ये कितना कठिन। लेकिन ढूंढेंगे तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा, समझ आ रहा आपको, लेकिन कब मिलेगा ये नहीं पता, समझ आ रहा आपको। कई बार होता है आपके घर में कोई सामान बहुत ज्यादा है, आप सोचते हो कि यार इस सामान से कुछ खरीद ले, तो हम बोलते हैं भाई ये सामान मेरे पास तो पैसा तो है नहीं, तो ऐसा कर ये सामान ले ले और मुझे क्या कर, मुझे 5 किलो आलू दे दे। तो भैया वो जो सब्जी वाला है, उस सब्जी वाले को सामान की जरूरत होगी तभी तो बोलेगा, नहीं तो वो क्या करेगा, जितने सब्जी वाले आएंगे सबसे ढूंढेगा, अरे भैया मेरे पास सामान है मुझे आलू दे दे, मुझे सामान है आलू दे दे, तो ढूंढने में समय लगेगा, समझ पा रहे हो आप लोग। तो जब हिंदुस्तान में क्या था, या हिंदुस्तान में पूरे विश्व में क्या होता था बच्चों, विनिमय प्रणाली चलती थी, तो सबसे पहली कठिनाई यही थी कि ऐसे लोगों को ढूंढना जिनको एक दूसरे की वस्तुओं की आवश्यकता हो, ठीक है। अगर और ये काम करना एक काफी कठिन विषय था, महीनों महीनों लग जाते थे ऐसे लोगों को, समझ आ रहा है आपको। तो पहली प्रॉब्लम ये थी, और दूसरी है, अब आपको पता है अगर इनकी जगह पैसा हो जाए, तो आप देखिए पैसा हो जाए कहीं पे भी कुछ सामान बेच दो पैसा ले लो, आपका पैसा होना चाहिए कहीं पे भी सामान दे दो पैसा मिल जाएगा, बेच दोगे पैसा मिल जाएगा, उसी पैसे से आप कोई भी सामान खरीद सकते हो। मुद्रा के आने से ये प्रॉब्लम दूर होती है। तो मैं यही बता रहा हूं आपको कि क्यों मुद्रा की उत्पत्ति हो रही है, क्योंकि मनुष्य अपने व्यापार को, अपने एक्सचेंज को क्या करना चाहता है, सरल बनाना चाहता है, सिंपल बनाना चाहता है, आसान बनाना चाहता है, ठीक है। आप पढ़ाई इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आप जीवन को क्या बनाना चाहते हो, आसान बनाना चाहते हो। जीवन को क्या बनाना चाहते, आसान, कठिन नहीं बनाना चाहते, हलवा नहीं बनाना चाहते उसका, ठीक है, उसे क्या बनाना चाहते हो, आसान बनाना चाहते हो। तो वैसे ही है। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या हुई इसके अंदर, अभी मैंने आपको बताया लैक ऑफ कॉमन यूनिट वैल्यू, ठीक है, यानी क्या, मुद्रा की एक सामान्य इकाई का अभाव। यानी अभी मैंने आपको बताया जब भी कोई लेन देन होता था वस्तु विनिमय प्रणाली में, तो उसको लिखते वक्त अगर उसको लिखना है तो किसी भी वस्तु की जो मूल्यांकन जो है वो किसमें किया जाए, वो हर बार अलग अलग होती थी। क्यों होती थी, मैंने अभी आपको समझाया। 1 किलो गेहूं से मैं अगर क्या कर रहा हूँ, एक डाली क्या कर रहा हूँ, गेहूं खरीद को आलू खरीद रहा हूँ, अब उस 1 किलो गेहूं की कीमत कितनी हो गई, आलू के बराबर हो गई। और उसी गेहूं से अगर मैं पालक खरीदा हूं तो अब उसकी कीमत किसमें हो गई, पालक में हो गई। अगर मैं किसी से काम करवा ले रहा हूं तो काम के बराबर हो गई, उसकी सेवाओं के बराबर हो गई। बस समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, लैक ऑफ कॉमन वैल्यू। यानी अगर हम कोई भी लेन देन करें, अगर उसका मूल्यांकन एक कॉमन यूनिट में हो जाए तो हम उसको लिख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम थी, यही प्रॉब्लम थी। तो जैसे ही पैसा आया और हर चीज की कीमत किसमें लगती है, रुपए में लगती है, पैसों में उसको व्यक्त किया जा सकता है। तो समझ आ रहा है आप लोगों को। अब है आपका थर्ड पॉइंट है, क्या है, स्टोरेज, या फिर बोलेंगे प्रॉब्लम में, ठीक है, स्टोर करने में या फिर और ट्रांसफर करने में, ठीक है। अब देखिए जब विश्व विनिमय प्रणाली चल रही है तो किसी सामान को रखना है। अब धन के रूप में आप क्या कर सकते हो, अनाज को इकट्ठा कर सकते हो, पैसा तो है नहीं, जैसे आजकल के नेता बोरी में भर भर के लोग रख लेते हैं, चोर तो जितने कितना है सब धर लेते हैं। और हिंदुस्तान इसीलिए पिछड़ा हुआ है ना कि देश के विकास के लिए जो पैसा आया वो एक आदमी ले गया, अपने पास ले गया। अगर वो सड़क बनवा देता, पुल बना देता, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल बना देता तो देश का विकास हो जाता, देश से गरीबी मिट जाती। लेकिन गरीबी क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, पिछड़ा हुआ भारत क्यों है, रीजन है जो नेता है जिनको काम दिया गया कि भैया देश का विकास करो, आपको पैसे आ रहे हैं, वो क्या करते हैं, अपनी जेब में धर लेते हैं, वो अपना विकास कर लेते हैं, है ना। इसी कारण देश पिछड़ा हुआ, यही कारण है। तो देखिएगा बच्चों,
दूसरा है कि प्रॉब्लम में स्टोर पुराने, अब इनके लिए तो यही होना चाहिए कि नोट बंद कर दो, सारा ले ले, सामान धर ले। सामान ये धरते तो दिखाई देता है ना, बोरी का बोरी अनाज रख रहे, इधर रख रहे, इधर चूहा खा जाता, मजा आ जाता नहीं, सड़ जाता, रख ले बेटा और रख ले, समझ आएगा, समझिएगा मेरी बात। तो पहले अगर आपको आज आपको धन रखना है, आज आपको पैसे स्टोर करना है, बैंक में जमा कर दीजिए। बोरी का बोरी, देखिए करोड़ों करोड़ों रुपए नेता कर लेते हैं, लेकिन पहले स्टोर करना इतना आसान नहीं था। आप अगर 100 किलो गेहूं रखोगे तो आपको पूरी व्यवस्था करनी पड़ जाएगी और उसकी देखरेख भी अच्छे से करनी पड़ जाएगी। गलती से एक चूहा घुस गया तो भैया सब में क्या करेगा, सब में दवाई छिड़क देगा, है ना, और बेकार कर देगा। और हवा लग गई तो गेहूं सड़ भी जाएगा, खराब हो जाएगा। समझ आ रहा आपको? तो स्टोरेज में प्रॉब्लम आ रही है। और क्या हो रहा है, ट्रांसफर। और गलती से अब सामान लाके यहाँ रखे, अब किसी को देना है 50 बोरी गेहूं, तो भैया एक मजदूर बुलवाओ, धड़ाधड़ निकलवाओ, फिर लदवाओ, फिर उसके बाद भिजवाओ, इतना समस्या, ला दो फिर ले जाओ, तो बड़ा यानी हस्तांतरण करने में भी बड़ा दिक्कत हुआ है। समझ आ रहा है आपको? तो ये तीसरी कॉमन सी प्रॉब्लम थी, ठीक है। और चौथी क्या है बच्चों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या पाया जाता था, लैक ऑफ, ठीक है, लैक ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स। ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट मतलब जो ठेके के लेन देन होते हैं, ठेके का मतलब दारू नहीं होता। यहाँ जो आपने देखा है ना, जो आपने देखा है घर पे काम करने के लिए आता है तो आप ठेके पे दे देते हो, उसको मतलब कॉन्ट्रैक्ट है कि हम बोल देते हैं भैया, संविदा बोलते हैं, किस तरीके से हम उसे बोल देते हैं कि भाई मैं ये पूरा घर बना दूंगा, 2 लाख रुपए लूंगा। समझ आ रहा आपको? तो बोलते हैं ठेके के लिए, यानी जिसमें कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ये काम करने के लिए, और जब उसी काम पूरा होता है पूरी भुगतान कर दिया जाता है। समझ आ रहा है आपको? तो इसे बोलते हैं ठेके के लेन देन। तो पहले क्या होता था कि ये जो ठेके के जो लेन देन है ये नहीं हो पाते थे, इसमें कठिनाई होती थी, इवन कोई करता नहीं है। क्यों नहीं करता था? कारण है, आज आपसे कोई बोलता है कि इस काम को करने के लिए मैं 2 लाख रुपए दे दूंगा, तो 2 लाख की वैल्यू जितनी आज है 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद भी उतनी रहेगी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस काम के लिए मैं आपको 10 बोरी अनाज दे दूंगा, ठीक है, तो 2 महीने बाद 4 महीने बाद उस अनाज की गुणवत्ता में काफी संभावना है कि कमी आ सकती है, सड़ सकता है, या अभी आपको जैसी दिया ना तब तो अच्छा है, लेकिन 1 महीने बाद ही सड़ जाए तो रिस्क है ये तो बहुत ज्यादा। तो इसलिए प्रॉब्लम आती थी, इसलिए कोई भी व्यक्ति रिस्क लेना नहीं चाहता। समझ आ रहा है? इसलिए कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट, ठेके के लेन देन होते ही नहीं थे, कॉन्ट्रैक्ट पे कोई काम होता है। समझ आ रहा है आपको? और होता था तो बहुत कम होता है, जिसको ट्रस्ट आप नहीं करता था। तो समझ आ रहा है, मेन ये 4 प्रॉब्लम है जिसके कारण किसकी जरूरत पड़ी, मुद्रा की जरूरत पड़ जाती है। यानी ये जो एक्सचेंज जो है, ये जो लेन देन जो है, इसको बेहतर बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों, मुद्रा की। और जैसे ही मुद्रा निकल कर आई तो मुद्राएं आपने देखा ये वस्तु समय समय पे बदलती रही। पहले किसमें धातु यानी कोई कीमती सामान के रूप में होती थी मुद्रा, ठीक है, धातु जैसे सोने के सिक्के आपने देखा है, कई राजाओं में कोई पण होते थे, कहीं पे अलग अलग नाम से ऐसे बोली जाती थी। तो सबसे पहले अगर मुद्रा जो है, मुद्रा क्या है, एक पता नहीं वर्तमान में जो क्या है, क्या बोलते हैं, टर्की है ना, तुर्की एक देश है ना, हाँ टर्की हिंदी में तुर्की ऐसे बोलते हैं। तो जो टर्की जो है उस कंट्री में सबसे पहले, उसको पहले उसका नाम अलग था, ऐसे कुछ नाम था, पता नहीं। तो क्या है, तो वो क्या था, वहां पे सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई थी, इसके ये सिक्के कॉइन के रूप में सबसे पहले वहां देखे थे, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये सारा चीज, तो ये लोग क्या है, कभी आपने सोना देखा, कभी चांदी देखा, कभी कोई धातु देखी, कोई, और वर्तमान में अपने कागज देखे, जिसे गवर्नमेंट एक सिस्टम से जनरेट कर देती है, ये कागज के रूप में ये मुद्राएं चल रही है।
तो समय समय में बदल रही है। तो जनरली कमोडिटी क्या है? जनरली एक ऐसी वस्तु है जो क्या कर रही है, समान रूप से स्वीकार की जा रही है। आप और हम क्या कर रहे हैं? स्वीकार ही नहीं करते हैं। कोई आता है, आपको पैसा देता है, आप काम कर लेते हो, उसका सामान खरीद रहे हो, काम कर लेते हो, एक दूसरे को खरीद बेच रहे हो, तो स्वीकार कर रहे हो आप। और दूसरा किसके लिए स्वीकार कर रहे हैं? आर्थिक लेन देन, वही सामान को खरीदने में, ट्रांजेक्शन यानी लेन देन का। समझ आ रहा है आप लोग को? तो क्लियर हो गया आपका बार्टर एक्सचेंज सिस्टम क्या होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? वो प्रणाली है जिसमें क्या किया जाता है, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन। यानी क्या है, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर इकोनॉमी में क्या होता है, क्या एक्सचेंज की जाती है, गुड्स क्या की जाती है, दूसरी गुड्स से एक्सचेंज की जा रही है, कमोडिटी कमोडिटी एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है बच्चों? सीसी इकोनॉमी भी बोला जाता है, वस्तु वस्तु अर्थव्यवस्था, कमोडिटी कमोडिटी इकोनॉमी बोला जाता है। इसमें लिमिटेशंस क्या है, इसकी कठिनाइयां, इसकी सीमाएं क्या है, वो क्या है? सबसे पहले इसमें सबसे पहली शर्त जरूरी है जो कि खराब शर्त है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ ह्यूमन वांट, यानी मानवीय आवश्यकताओं का दोहरा संयोग पाया जाना। यानी ये सबसे पहली शर्त और खराब शर्त है कि दो ऐसे व्यक्ति जिन्हें एक दूसरे की सामान की जरूरत हो, अन्यथा ये लेन देन नहीं हो पाएगा। दूसरा है कि कॉमन यूनिट वैल्यू का इफेक्ट होता था, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसकी वैल्यूएशन जो है एक कॉमन यूनिट में नहीं हो रही है बल्कि अलग-अलग होती थी, तो इसलिए इसको लिखना, उसका हिसाब किताब करना कठिन था। ठीक है, तीसरा है क्या है, प्रॉब्लम इन स्टोरेज एंड ट्रांसफर, यानी दिक्कत हो रही है इसको इकट्ठा रखने में, स्टोर करने में, संचय करने में, ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम हो रही है। आपको चाहिए अनाज को खूब सारा अनाज रखना, संभाल के रखना बड़ा कठिन है, और इधर से उधर ट्रांसफर करना, उसमें बहुत सारी दिक्कत होती है। ठीक है बच्चे, फिर है लैक ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट, यानी जो ठेके के लेन देन जो होते हैं, ठेके के जो लेन देन हो रहे हैं बच्चों, उसमें क्या होता था, उसमें कमी पाई जाती है, बहुत कम देखा जाता था। इसके पीछे कारण था कि लोग क्या करते थे कि कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि किसी काम को करने का, आज आपने क्या कर दिया, किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और इसकी पेमेंट आपको 1 महीने बाद या काम पूरा होने के बाद मिलती थी। तो जब आप उसको सामान के रूप में भुगतान करते थे तो सामान की गुणवत्ता प्रभावित हो जाती थी, वो खराब हो जाती थी, इसका डर लगा रहता था, जिसके कारण वो क्या करते थे, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट नहीं करते थे। समझ आ रहा है आपको? लेकिन आज कर सकते हैं, क्योंकि आज रुपया 1000 है तो 1000 है, परसों भी 1000 ही होगा। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना आपको। तो इन 4 कारणों से ये क्या है, इनकी कमियां हैं और किसकी उत्पत्ति होती है। समझ आ रहा है आपको? अब आगे बात करते हैं, अब हम एग्जैक्टली आते हैं मुद्रा पे। ये बात तो सबको समझ आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, आपको मैं ये बताता हूँ। अब मुद्रा, टाइप्स ऑफ मनी, ठीक है, टाइप्स ऑफ मनी। अब देखिए टाइप्स ऑफ मनी की हम जब बात करते हैं तो बच्चों का मतलब मुद्रा के कितने रूप हैं, ठीक है, यानी वर्तमान में आप जो मुद्राएं जो देखते हैं वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो आप देखिए टाइप्स ऑफ मनी की जब हम बात कर रहे हैं तो मुद्राएं कितने प्रकार की होती है बच्चों। देखिएगा पहले क्या होता है, 2 प्रकार की मुद्राएं। एक तो हम बात करते हैं क्या, एक बात करते हैं फिएट मनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, आदेश मुद्रा बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है न्यास मुद्रा, हिंदी में इसको न्यास मुद्रा बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, ट्रेजरी। ठीक है, ठीक, यानी एक हो गया फिएट मनी और एक हो गया न्यास मुद्रा। और अब देखिए फर्दर यहाँ पे 2 भागों में बटेगी। एक होता है, क्या होता है बच्चों, फुल बॉडीड मनी, और एक होता है क्रेडिट मनी, इसे बोलते हैं पूर्णकाय मुद्रा, और इसको बोलते हैं साख मुद्रा। ठीक है, अब ये 4 प्रकार की मुद्रा के रूप की जब बात करें, टाइप्स ऑफ मनी, तो वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, वो 4 प्रकार के। एक होगा फिएट मनी, और दूसरा हो गया फिडुशियरी मनी, और तीसरा हो गया फुल बॉडीड मनी, और चौथा हो गया क्रेडिट मनी। ठीक है, तो पहले देखते हैं ये क्या है, आदेश मुद्रा क्या होती है। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, आदेश मुद्रा क्या है,
ये क्या होता है, ये एक मनी है जो एक देश की सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा सरकार के आदेश पर जारी की जाती है। ठीक है, यानी इसे क्या करती है, गवर्नमेंट इश्यू करती है। ठीक है, जैसे वर्तमान में जितने भी नोट वगैरह है, 500 के, 1000 के नोट आप देखते हैं ना, ये भारत सरकार के आदेश के द्वारा, आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको छापता है। ठीक है, यानी भारत में जितने भी नोट छापे जाते हैं वो सब कौन छापता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापता है। और जिस सिस्टम से छापता है उसको मिनिमम रिजर्व सिस्टम बोला जाता है, न्यूनतम मुद्रा या न्यूनतम मुद्रा प्रणाली कोष बोला जाता है, न्यूनतम मुद्रा प्रणाली बोला जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है बच्चों, इसके अंदर ये बात ध्यान रखनी है, यानी आदेश मुद्रा वो मुद्रा है जो एक देश की सरकार के आदेश पर जारी की जाती है, और ये क्या होता है, इसको लेन देन में स्वीकार करना कानूनी रूप से क्या होता है, जरूरी होता है। यानी इसको, जैसे नोट है, 500 का नोट है, 10, 20, 50 जितने भी नोट हैं, अगर आप मार्केट में जाते हैं और कोई सामान खरीद रहे हैं और आप उसको भुगतान कर रहे हैं, जैसे आपने देखा 1 रुपए का सिक्का हो गया, आपके ये नोट वगैरह हो गया, अगर कोई व्यक्ति बोलते मैं नहीं ले रहा है 200 का नोट, 100 रुपए का नोट नहीं ले रहा, तो ये दंडनीय अपराध होता है। अगर कोई इसको लेगा तो इसका अर्थ है कि वो देश की सरकार की अवहेलना कर रहा है, कानून का उल्लंघन कर रहा है, और जब ऐसा करता है तो उस पे अगर कोई शिकायत कर देता है इसकी, तो उसको दंडनीय अपराध होता है, उसको जेल भी हो सकती है और उस पर जुर्माना भी उससे लिया जाता है। समझ आ रहा है आपको? तो फिएट मनी समझ आ रहा है, ये मनी क्या है जो गवर्नमेंट के क्या ऑर्डर पे इश्यू की जाती है। ठीक है, जब गवर्नमेंट ऑर्डर करती है, जैसे आपको नाम से आदेश, ऑर्डर, समझ आ रहा है आपको, यानी कि क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट के आदेश पर जारी की जा रही है, और क्या होता है लीगली, इस पे क्या होता है, लीगली क्या करना होता है, इसे एक्सेप्ट करना होता है। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो जितने भी आप 500 के नोट आप वर्तमान में जितने भी पैसे आप देखते हैं, वो सारे पैसे किसके उदाहरण बच्चों, इसके फिएट मनी के। ठीक है, तो क्लियर हो गया सबको फिएट मनी क्या होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आदेश मुद्रा। आदेश मुद्रा वो मुद्रा है जो देश की सरकार के द्वारा सरकार के आदेश पर जारी की जाती है, और जिसको स्वीकार करना, विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार करना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो यह दंडनीय अपराध होता है। समझ आ गया? दूसरा है फिडुशियरी मनी। ठीक है, जिसे हम न्यास मुद्रा बोलते हैं। ये क्या होता है, ये मुद्रा क्या होती है, एक होता है प्राप्तकर्ता, यानी जिसको पैसा प्राप्त करना है, जिसको मुद्रा लेनी है, मुद्रा प्राप्त होगी, और एक होता है अदा करता। ठीक है, अदा करता, इसे बोलते हैं पेई, और इसे बोलते हैं क्या, इसे क्या बोलते हैं, रिसीवर। ठीक है, तो ये जो प्राप्त करता है और ये जो अदा करता है, इन दोनों के किस पे आधारित होती है मुद्रा, विश्वास पर आधारित होती है, ट्रस्ट पर आधारित होती है। ठीक है, यानी ये जो फिडुशियरी जो मनी है वो क्या होती है, प्राप्तकर्ता अदाकर्ता के विश्वास के द्वारा प्रचलित होती है मार्केट। जैसे आप बैंक में जितने भी चेक देखते हो, आप लोग चेक का हम उपयोग करते हैं, आप चेक से भी भुगतान करते हुए आपने देखा होगा। तो चेक से भुगतान करते हैं तो आप उसमें देखा है हमने, जब भी आपको आप कोई काम करते हैं, आप बोले जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मैं इसकी पेमेंट क्या करूँगा, देख मैं इसकी पेमेंट क्या करूँगा, अगर मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप मुझे पेमेंट करते हो किससे, चेक के माध्यम से। अगर कोई नया बच्चा आया है, कोई नया व्यक्ति आया है, वो मुझे चेक से पेमेंट करेगा, तो मेरे बात क्या है, अगर मुझे उस पर विश्वास नहीं है तो मैं मना कर सकता, मैं चेक से भुगतान नहीं लूंगा भाई, मुझे कैश पे करिए, मुझे ऑनलाइन पे करिए, लेकिन मुझे चेक नहीं चाहिए, मैं मना कर सकता। ऐसे ही किसी भी लेन देन में क्या होता है, चेक तभी स्वीकार किया जाएगा जब दोनों, जो पे कर रहा है और जो प्राप्त करने वाला है, वो स्वीकार कर ले, उसे विश्वास हो कि ठीक है भैया साथ में पैसा होगा। नहीं तो कोई भी क्या करेगा, चूना लगा जाएगा, सामान ले लिया, बोला लो भाई चेक ले लो। अब जब चेक बैंक में जमा करा के बल्कि मेरे खाते में से भी पैसा कट गया, क्योंकि बैंक ने काम किया हमारे लिए, क्लियरिंग का काम किया, उसने हमारे खाते से पैसा काट दिया, और आपका पता चल वो आपका सामान भी ले गया, आपके खाते से भी पैसा कट गया है, आपका तो क्या हो गया, आप तो क्यूट बन गए, है ना, बन गया ना आपका क्यूट। तो ये याद रखिएगा, तो समझ आ रहा आपको? तो ये क्या है, विश्वास पर है, आपको विश्वास है तो आप
क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो चेक एक क्या हो गया, न्यास मुद्रा हो गई, फिड्यूशियरी मनी हो गई। क्लियर हो रहा है सबको बच्चों? अब अगला पॉइंट है फुल बॉडीड मनी। देखिए फुल बॉडीड और एक होता है क्रेडिट, ठीक है। तो फुल बॉडीड मनी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए समझिएगा कि ये जो आप सिक्के जो देखते हैं ना, सिक्के आपको पता है किस धातु से बनते हैं? आपको मैं बताता हूँ, जब अंग्रेजों के समय में जो 1 रुपए का जो सिक्का होता था वो किसका बना होता था बच्चों? चांदी का बना होता था, ठीक है। तो ये जो चांदी के ये जो सिक्का बना हुआ है जिस धातु से बना हुआ है, इसको क्या बोला जाता है? तो वस्तु मूल्य बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? वस्तु मूल्य बोला जाता है, यानी कमोडिटी वैल्यू। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक होता है कमोडिटी वैल्यू, यानी जिस धातु से ये क्या बना हुआ है, जो इसका ये सिक्का जिस धातु से बना हुआ है उसकी वैल्यू क्या होती है? उसकी जो बाजार मूल्य जो है वो ये होता है, ठीक है। एक हो गया वस्तु मूल्य और एक होता है मॉनेटरी वैल्यू। क्या होता है बच्चों? मॉनेटरी वैल्यू यानी मौद्रिक मूल्य। क्या होता है? मौद्रिक मूल्य, ठीक है। तो क्या होगा, ध्यान सुनिएगा, यानी एक सिक्का जिस धातु से बना है, जिस वस्तु से बना है, उसका क्या मूल्य है और बाजार में इसकी यानी कि बाहर इसकी मौद्रिक रूप से क्या वैल्यू है। यानी अगर ये सिक्का 1 का है, अगर यही धातु है, इस पे 5 लिखा है, तो इसका मौद्रिक मूल्य 5 हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप नोट है, ये जो कागज का नोट जो छपता है, तो कागज के नोट में जिस कागज का उपयोग किया जाता है वो उसका वस्तु मूल्य है। समझ आ रहा है आपको? लेकिन उसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है? अगर वो 500 का नोट है तो उसकी वैल्यू 500 है। 2000 का है तो उसी कागज की वैल्यू कितनी हो गई? 2000 हो गई। तो वो 2000 उसकी मॉनेटरी वैल्यू है, और जिस कागज या जिस धातु से, जिस वस्तु से वो बना है, उसकी सहायता से बना है, उसपे जो उसका जो मूल्य है वो उसका वस्तु मूल्य है। तो क्लियर हो रहा है? वस्तु मूल्य और मौद्रिक मूल्य क्या है? वस्तु मूल्य का मतलब है कि जिस चीज से, जिस कागज से, किसी धातु से, जो मेटल जो भी यूज हो रहा है उसकी कीमत क्या है, और तो उसकी कीमत को हम कमोडिटी वैल्यू बोलते हैं। और वही क्या होता है, मार्केट में कितने का चलेगा लीगली, उसको मॉनेटरी वैल्यू बोला जाता है। समझ आ रहा है आपको? तो वो क्या कहलाती है? उसकी मॉनेटरी वैल्यू कहलाती है। तो मैं इसको यूज करूंगा शॉर्ट में कमोडिटी वैल्यू और इसको यूज करूंगा एमपी मॉनेटरी वैल्यू। तो फुल बॉडीड मनी वो मनी होती है जिसका कमोडिटी वैल्यू किसके बराबर होता है? मॉनेटरी वैल्यू के। अर्थात जब अंग्रेजों के समय में 1 रुपए का चांदी का सिक्का जो बनता था, तो इस चांदी की कीमत भी 1 रुपए होती थी, धातु का मूल्य भी 1 रुपए था, और उसकी मॉनेटरी वैल्यू भी क्या होती थी? 1 रुपए के बराबर होती थी। यानी जिस मुद्रा की मौद्रिक वैल्यू और क्या होता था और उसका वस्तु मूल्य दोनों बराबर होता है, उसको बोलते हैं फुल बॉडीड वैल्यू, पूर्णकाय मुद्रा। समझ आ रहा है आपको? और क्रेडिट मनी क्या होती है? इसमें होता है कि जिसकी क्या होती है? कमोडिटी वैल्यू से ज्यादा क्या होती है? मॉनेटरी वैल्यू होती है। तो अभी मैं 500 के नोट की बात कर रहा था, तो आपने देखा है वर्तमान में जो 500 का नोट जो चलता है, उस 500 के नोट का जो कागज जिससे बना हुआ है उसकी कीमत कम होती है, 10 रुपए 8 रुपए जो भी होती है। एक नोट को छपने में औसतन 14 से 15 रुपए लगते हैं। 500 के नोट को छपने के लिए क्या लगते हैं? 10 से 15 रुपए या 20 रुपए ऐसे लगते हैं। लेकिन उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या होती है बच्चों? उसकी मॉनेटरी वैल्यू 500 के बराबर है। 500 नोट है, 2000 का नोट छपता है तो उस पे इंक विंक ये लगा तो उसका खर्चा अलग आता है, लेकिन उसकी मॉनेटरी वैल्यू 2000 के बराबर है। समझ पा रहे हो आप लोग? तो कहने का मतलब वर्तमान में जितने भी नोट है, और वर्तमान में 1 रुपए का सिक्का भी जो छपता है उसके धातु का मूल्य कम है 1 रुपए से भी। समझ आ रहा है आपको? तो वो क्या है? वो क्रेडिट मनी है। यानी क्रेडिट मनी क्या है? जिसका कमोडिटी वैल्यू कम होता है मॉनेटरी वैल्यू से। यूं बोल लीजिए कि कमोडिटी वैल्यू से ज्यादा उसकी क्या होती है बच्चों? मॉनेटरी वैल्यू। क्लियर हो रहा है? तो बात समझ आ गई आपको? क्रेडिट मनी क्या होती है, ठीक है। यानी क्रेडिट और फुल बॉडीड मनी का मतलब है कि वस्तु की, यानी जिस भी धातु या जिस भी कागज से वो नोट जो बना है, वो मुद्रा जो बनी है, उसका मूल्य कमोडिटी वैल्यू, और मार्केट में उसकी कीमत क्या है, सरकार के द्वारा क्या तय की गई है, 5 रुपए 10 रुपए, वो क्या कहलाता है? उसका मौद्रिक मूल्य, मॉनेटरी वैल्यू कहलाता है।
तो जिस करेंसी की कमोडिटी वैल्यू और मॉनेटरी वैल्यू बराबर होती है फुल बॉडीड मनी, और जिसकी मॉनेटरी वैल्यू ज्यादा होती है कमोडिटी वैल्यू से, वो क्या कहलाती है? साख मुद्रा और क्रेडिट मनी। समझ आ रहा आपको यहाँ पे ये बात? अब मैं आपको क्या करता हूँ बच्चों, आपको ये तो पॉइंट हो गए इसके, ठीक। अब बात करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रह गया, 5-10 मिनट तक, 5 मिनट मैं आपको यहाँ समझा दूंगा, ठीक है बच्चे? अब देखिएगा कि सप्लाई ऑफ मनी और सप्लायर्स ऑफ मनी दो कॉन्सेप्ट रह गए, ठीक है? ये मैं आपको समझा के यहाँ पर खत्म करता हूँ चैप्टर। एक क्या है बच्चों, क्या होता है सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है, यानी मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की पूर्ति, और एक होता है सप्लायर्स ऑफ मनी। ठीक है, मुद्रा के पूर्ति करता, ठीक है? दो कॉन्सेप्ट है, यानी सप्लाई ऑफ मनी यानी मुद्रा की पूर्ति। तो मुद्रा की पूर्ति का अर्थ होता है कि क्या होता है, एक समय में यानी एक निश्चित बिंदु, अगर मैं अभी बात करूं, आपको पता है भारत की वर्तमान में जो अर्थव्यवस्था है वो कितने ट्रिलियन है? 3.7, लगभग 3.7 ट्रिलियन इकोनॉमी है। इसका अर्थ है कि भारत के अंदर वर्तमान में लगभग 3.7 ट्रिलियन जो पैसे जो हैं, रुपए जो हैं, वो मार्केट में क्या हो रखे हैं? सर्कुलेट हो रखे हैं। छोटे से एग्जांपल से समझिएगा सर्कुलेशन इकोनॉमी कैसे चलती है, कि आप क्या कर रहे हैं, आप मेरे पास पढ़ने आए हैं, मैं आपको सेवाएं दे रहा हूं, आप मुझे पैसा देगा, ठीक है? आपको मेरे पास पैसा आया, अब मैं क्या करूंगा, आप में से किसी की दुकान है, अगर मुझे आटा दाल चावल की जरूरत पड़ेगी तो मैं उसकी दुकान पे जाऊंगा, यही पैसा उसे दूंगा, वो मुझे आटा गेहूं दे देगा, खाने पीने की व्यवस्था कर देगा। फिर आप इसी सामान से क्या करोगे, आप किसी दूसरे सामान से, मतलब हम सब एक दूसरे को सेवाएं दे रहे हैं, और उसके बदले में क्या हो रहा है, मुद्रा कभी मेरे पास आ रही है, कभी आपके पास है, ऐसे ही जा रही है। आपने कभी सोचा है आपके पिताजी रोज हर महीने पैसा कमा के लाते हैं और फिर पैसा खर्च कर देते हैं, फिर घूम के फिर पैसा आपके पास ही आता, फिर आपके पापा काम करते हैं, फिर पैसा आप खर्च करते हैं, उन्हीं खर्चों से दूसरे व्यक्ति की इनकम, यानी एक व्यक्ति का खर्च किसी दूसरे व्यक्ति की क्या बन जाती है? आय बन जाती है, इनकम बन जाती है, और पूरी इकोनॉमी ऐसे ही चलती है। एक दूसरे के हम काम करते रहते हैं, पैसा कभी इधर कभी उधर, पैसा कभी इधर कभी उधर चलता रहता है, और इकोनॉमी ऐसे ही चलती है। पता है ना, हर महीने आते हैं 20,000 रुपए घर में, ट्यूशन पे इतना खर्चा, खाने पे इतना खर्चा, काम होता है, पैसा आया, मतलब आपके पापा जॉब कर रहे हैं, यानी कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, वहां से आपके पापा को पैसा मिला, फिर आपके लिए हम लोगों ने टीचिंग की, तो आपके जो पापा पैसा लाए थे वो पैसा हम पे बंट गया, फिर हम भी क्या करें, हम भी प्रोडक्शन कर रहे हैं एक तरीके से, हमें पैसा मिला, हमें अपनी आवश्यकता, मतलब हमें जरूरत थी, तो ये जो आटा गेहूं तो आपके पिताजी के माध्यम से ही तो बना है, किसी कंपनी में बना है, तो कहाँ से मिल रहा है सारा सामान, उसमें भी आप इन्वॉल्व हैं, तो अल्टीमेटली वो सामान हमें मिल जाता है पैसे देकर, फिर वो पैसा उस प्रोड्यूसर के पास चला जाता है, प्रोड्यूसर से फिर पब्लिक पे आता है, पब्लिक फिर खर्चा करती है, फिर प्रोड्यूसर पे चला जाता है, फिर प्रोड्यूसर से पब्लिक पे आता है, फिर खर्चा करते हैं, फिर प्रोडक्शन होता है, ये एक सिस्टम चलता रहता है, तो ऐसे इकोनॉमी चलती है। तो यही बोला गया आपसे, मुद्रा की पूर्ति क्या है? मुद्रा की पूर्ति एक क्या होता है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, आप सबने पढ़ा है। स्टॉक क्या है? स्टॉक क्या है? स्टॉक वो मात्रा है जिसे एक, यानी स्टॉक एक समय के विशेष बिंदु पे मापे जाने वाली मात्रा है। तो स्टॉक इज अ मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड इन अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी समय के एक बिंदु पे मापे जाने वाली मात्रा स्टॉक कहलाती है। और किसी भी इकोनॉमी में जो क्या है, जो पैसे हैं, जो मुद्राएं जो होती हैं, वो स्पेसिफिक प्रचलित होती है। दिन दिन हर दिन नोट नहीं छपते, इसके एक तरीके होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, वैसे चल रहा होता है। समझ आएगा आपको? तो यही है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। और क्या होता है, इसका मतलब है सप्लाई ऑफ मनी में क्या होता है, एक जनता यानी एक देश में क्या होता है, जो सभी जो लोग हैं, ऑल पीपल, ठीक है,
ऑफ कंट्री, यानी जो सभी लोग हैं एक देश में जितने भी लोग हैं उनके पास क्या है बच्चों, जो भी करेंसी है, यानी एक देश में जितने भी लोग हैं, ठीक है, मान लो भारत में 150 करोड़ लोग हैं, इन लोगों के पास जितना भी पैसा है, अगर वो सारा पैसा जोड़ दिया जाए एक समय में तो वो क्या कहलाता है बच्चों, मुद्रा की पूर्ति कहलाता है। और उसमें यही समझते हैं, तो मुद्रा की पूर्ति क्या है कि एक देश के अंदर जितनी भी जनता है, जितने भी लोग हैं, उन सभी के पास जितना भी धन जो है, ठीक है, वो जो जितने धन के वो मालिक है, उन सबको जोड़ दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, मुद्रा की पूर्ति कहलाता है। और एक इकोनॉमी में उतना ही पैसा चल रहा है। तो पूरे भारत में 3.7 ट्रिलियन क्या है धन सर्कुलेट हो रहा है। समझ आ रहा है आप लोगों को? मैंने क्या प्रोडक्शन, आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ाया है ना, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये मुद्रा की पूर्ति क्या है कि एक देश के अंदर जितने भी लोग एक समय में, यानी एक समय के विशेष बिंदु पर, जैसे आज मैं बात करूं तो आज के समय में भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके पास जितना भी पैसा है, अगर उन सबको जोड़ दिया जाए तो क्या बन के मिल जाता है, वो वही मुद्रा की पूर्ति कहलाती है। समझ आ रहा है सब लोगों को? ठीक है, अब हम बात करते हैं, दूसरा है सप्लायर्स ऑफ मनी। अब मुद्रा की पूर्ति करता कौन? ये था मुद्रा की पूर्ति, यानी एक देश में कितना पैसा है और ये पैसा आता कहां से है, इसको उपलब्ध कौन कराता है। जैसे आपके यहाँ क्या होता है, परचून की दुकान वाले आपकी जरूरत के सामान की सप्लाई करते हैं, पूर्ति करते हैं, तो वो आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये मनी उपलब्ध कौन कराता है? तो भारत के अंदर मनी कौन उपलब्ध कराता है? देखिए 3 लोग कराते हैं। एक होता है देश की सरकार, भारत सरकार, और एक होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और एक होता है सेंट्रल कमर्शियल बैंक, ठीक है। ठीक है, कौन लोग हो गया? सरकार। भारत सरकार जो है वो क्या करती है, भारत सरकार क्या करती है, देश में क्या करती है, जितने भी 1 रुपए के जो सिक्के जो होती है वो किसके द्वारा छापे जाते हैं? भारत सरकार, और वो भी भारत सरकार की किस मंत्रालय द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। यानी जितने भी 1 रुपए के सिक्के हैं वो कौन छापता है? भारत का वित्त मंत्रालय छापता है। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? जीके में पूछ दिया जाता है 1 रुपए के सिक्के कौन छापता है, तो भारत का वित्त मंत्रालय छापता है, भारत सरकार छापता है। ठीक है, वही दूसरी तरफ आरबीआई क्या करती है, जितने भी 1 रुपए को छोड़कर जितने भी नोट है और जितने भी क्या है, नोट है, कॉइन है, वो सब कौन छापता है बच्चों? वो सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापती है। और जिस सिस्टम से छापती है उसी को क्या बोला जाता है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम बोला जाता है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि नोट छापने से पहले आपको लगता होगा कि नोट छाप के देश की गरीबी क्यों नहीं मोदी जी दूर कर देते हैं, मशीनों से रात दिन मेहनत करें और धैर्य नोट छाप के लोगों को बांट दे, लो सब अमीर हो जाओ। एक सिस्टम होता है, अगर नोट छापने से गरीबी दूर हो जाती तो लोग काम नहीं करते, बल्कि उसकी जगह क्या करते थे, नोट छापने की मशीन ही लेते। हम लोग जब छोटे होते थे हमसे पूछते हैं क्या करेगा, दिमाग में आता है कई बार कि वो नोट छापने की मशीन ही ले ले भाई, नोट छाप के यूज करेंगे। लेकिन इसके पीछे लॉजिक है, नोट उतने ही छापे जाते हैं जितना कि किसी वस्तु का उत्पादन होता है। अगर 1 किलो आटा है तो 1 किलो के बराबर 4 ही नोट छापेंगे। यानी देश में सिस्टम कैसे, मैं कभी बताऊंगा पूरा, तो मुझे कॉन्सेप्ट खत्म करना है तो मैं आपको समझाऊंगा। कीमती सामान के आधार पर, उस कीमती सामान के आधार पर सरकार के द्वारा एक सिस्टम जनरेट कर दिया गया है जिसमें उस कीमती सामान को अलग रख दिया गया है और उसके बदले में छोटे छोटे नोट लीगली टेंडर के हिसाब से 500, 1000 के नोट छाप दिए गए हैं। और वो मार्केट में तभी दिए गए हैं जब आप कोई प्रोडक्शन करोगे, यानी जब आप उत्पादन करोगे तब आपको नोट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग, और फिर वो आपके पास जाता है और फिर उतने में जैसे ही आपके पास वो नोट जाएगा तो इसका मतलब उतनी वैल्यू का उत्पादन हो गया है। और वही उत्पादन आपको जब जरूरत पड़ेगी सामान की तो आप मार्केट से क्या करोगे, उसी पैसे से खरीद लोगे। तो जैसे ही खरीदोगे आप पे पैसा खत्म हो जाएगा और दुकानदार के पास सामान खत्म हो जाएगा, तो दोबारा से उत्पादन की जरूरत पड़ेगी, तो फिर आपकी जरूरत पड़ेगी, आपके पास पैसा चला जाएगा, फिर दोबारा आप क्या करोगे, फिर आपको मार्केट से सामान खरीदोगे, तो ये सिस्टम जनरेट हो जाएगा। इसलिए जितने भी, तो हिंदुस्तान में नोट छापने की पद्धति क्या है,
कम से कम 200 करोड़ रुपए का क्या होता है, 200 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी जो है वो किसमें, विश्व बैंक में जमा करानी पड़ती है। और इस 200 रुपए की कम से कम, अधिक नोट छापना है तो और अधिक करना पड़ेगा, लेकिन मिनिमम है कि कम से कम नोट छापने की शर्त है कि कम से कम 200 करोड़ रुपए का सोना उन्हें गिरवी रखना पड़ेगा, सॉरी 200 करोड़ की सिक्योरिटी, जिसमें क्या होगा 115 करोड़ रुपए का सोना होगा, ठीक है, यानी गोल्ड, यानी 115 करोड़ का क्या करना पड़ेगा, गोल्ड गिरवी रखना पड़ेगा, और बचे रहे 85 करोड़ की क्या चाहिए होगी बच्चों, सिक्योरिटी, प्रतिभूतियां, जिसमें बॉन्ड होंगे, पेपर्स वगैरह होते हैं, यानी कि देश के क्या होते हैं, संपत्तियां, सरकारी संपत्ति होती है, कंपनी के कागज हो गए, जमीनें हो गई, एसेट्स वगैरह जो हो गए, फिक्स एसेट, वो सारी सरकार को गिरवी रखनी पड़ती है, ठीक है। तो जब 200 करोड़ का सोना गिरवी रखा जाता है तब जाकर आप नोट छाप पाते हैं। अर्थ इसका ये हुआ कि जो 500 का नोट आपके पास है ना, तो इसके उपलक्ष्य में, इसके मतलब इसके बराबर लगभग 480 रुपए या 450 रुपए के बराबर का गोल्ड या कोई सिक्योरिटी कहीं न कहीं रखी हुई है। कल को ये नोट खत्म हो जाए तो भी सरकार आपको प्रतिबद्ध है ये पैसा लौटाने के लिए। समझ आ रहा है आपको? सुनिएगा, तो ये समझ पाए आप लोग? तो इस सिस्टम से सरकार नोट छापती है तो मॉनेटरी होती है। अब आता है कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक, ठीक है। कमर्शियल बैंक क्या करते हैं बच्चों, कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन के माध्यम से, ठीक है, यानी इसे हम साख निर्माण बोलते हैं, साख सृजन भी बोलते हैं, ठीक है। एक साख सृजन, क्रेडिट क्रिएशन एक प्रोसेस है। जब कमर्शियल बैंक का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना है कि ये जो कमर्शियल बैंक जो होता है वो कैसे क्रेडिट क्रिएशन करता है। जैसे बैंक को, जैसे मान लीजिए आपके पैसे मेरे पास 1-2 लाख रुपए आप मेरे पास रख दें और मुझे ये पता चल जाए, सिक्योरिटी श्योर हो जाए कि आप ये पैसे 2 साल बाद, 3 साल बाद मुझसे लेंगे, तो 2 साल तक तो मांगेंगे नहीं, तो इससे बीच में मैं ये पैसा उठा के किसी ऐसे व्यक्ति को लोन पे दे दूं, ब्याज पे दे दूं कि भैया ले तू ले 1 साल बाद मुझे वापस कर दियो, तो क्या मैं लाभ नहीं कमा सकता? यानी आपके पैसे मेरे पास आए और यही पैसा उठा के मैंने किसी को दे दिया, तो उसका भी काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो ऐसे ही मोटा ऐसे ही एक सिस्टम होता है जिसमें बैंक के पास जो डिमांड डिपॉजिट होता है तो मांग जमा बोलते हैं। जो बैंकों में आप पैसा जमा कराते हैं ना, जैसे कमर्शियल, जैसे पीएनबी है, एसबीआई है, इनके पास जब आपने खाते खुलवा रखे हो, आप पैसे जो जमा कराते हैं, सेविंग अकाउंट तमाम एफडी वगैरह कराते हैं, तो वो डिमांड डिपॉजिट होता है। उस डिमांड डिपॉजिट को क्या करते हैं सर, ये बैंक क्या करती है, उसका कुछ भाग अपने पास रख लेती है, बाकी जो एक्स्ट्रा पैसा होता है वो एज अ लोन किसी को दे देती है, लोन देती है, उसके बदले में ब्याज प्राप्त करती है, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? ऐसे कमा भी लेती है और फिर क्या करती है, यही काम लोन देने का प्रोसेस आपके डिमांड डिपॉजिट में से कई बार करती है। इसी प्रोसेस के माध्यम से वो क्या करती है, बहुत ज्यादा मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन कर देती है, ठीक है, यानी कि साख सृजन कर देती है, लोगों को उधार के रूप में पैसा दे देती है। और इसकी शर्त होती है लोन देने की कि उसका बैंक में अकाउंट होना चाहिए, यानी बैंक में खाता होना चाहिए, और निकालने के लिए शर्त है कि वो नगद में नहीं निकाले जाएगा, बल्कि चेक से आप उस पैसे को यूज कर सकते हैं या ऑनलाइन ट्रांसफर से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी कमर्शियल बैंक क्या करता है, मुद्रा की पूर्ति कर रहा है। तो बस आपका इतना सा चैप्टर है, ठीक है। टीआर जैन बुक है, ठीक है, बीके ओरी टीआर जैन बुक है। कौन सा चैप्टर है ये मेरे को लगता है 5वां चैप्टर है। आप सभी बुक से पढ़िएगा पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताना, ठीक है।